नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी पार्ट्स हमने एक एक करके सिंप्लीफाई करे और सबके आंसर निकाल लिए थे। ठीक है, आज इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 8 से लेके 15 तक के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपकी आंखों के सामने अवेलेबल है। तो फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं और अपना टाइम बचाते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है वो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट में। आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब जो बच्चे इस चीज़ के टच में हैं, जिनको पता है कि आप वैल्यू एडेड मेथड से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो उनको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता तो उनको बता दें कि जब आप वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे फाइंड करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला जो आप वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हो। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करो, कोई बच्चा होगा। ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अगर बच्चों को याद नहीं है तो आप इससे पहले वाली वीडियोस जाके देख सकते हो। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, वैल्यू एडेड सेम है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप यहाँ से क्या करते हो, माइनस कर देते हो। ठीक है, अब रखते हैं यहाँ पे अपने अपनी वैल्यूज़। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है। या तो आप उसको साइडली कैलकुलेट करके फिर वैल्यू रख दो। ठीक है, अगर कोई कहता है कि सर हम तो साइडली कैलकुलेट करेंगे, तो ये लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मैं इसको IC से दिखा दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमने दिखा दिया, या इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कह सकते हो IC से। अब क्वेश्चन में सेल्स ढूंढते हैं, तो पहले लिखा हुआ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ रख दो, कितने रुपए, 600 करोड़ की। दूसरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप बात करते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कितने के इक्वल है, 400 करोड़ के इक्वल है, जिसमें से आप क्या माइनस करोगे, सब्सिडी। ओके, आपने एक साल में 2000 शायद पीस बेचे होंगे और एक पीस की कीमत कितने रुपए की है, 10 रुपये की है। तो अब इसके माध्यम से कि आपने 2000 पीस बेचे और एक पीस आपका 10 रुपये का है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने टोटल 20,000 रुपये की सेल्स ड्यूरिंग द ईयर करी होगी। ठीक है, फिर देखो नेट चेंज इन स्टॉक, ये वैल्यू माइनस में दे रखी है तो भैया माइनस कर दो। वैसे चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है आपकी, वो है 10,000 के इक्वल। आप अपनी इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करो, तो ये आएगा 20,000 माइनस का 50 और माइनस का 10,000। आफ्टर कैलकुलेशन ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको हो जाएगा 20 में से 10, 9,050 करोड़। अगर हम प्रॉपर लिखें तो 9,050 करोड़। इस वाली वैल्यू को आप यहाँ रख दो, 9,050, मैंने गलत लिख दिया, 9,950। ठीक है, तो 9,950 करोड़ आपका ये बनता है, जिसमें से आपको क्या करना है, इससे पहले आप सब्सिडी भी रखोगे। सब्सिडी आपकी कितने की है, 500 की है। आ जाओ सिंप्लीफाई हो जाए, तो 9,950 माइनस का 600 और प्लस का 100, क्योंकि 400 में से 500 गए तो माइनस का 100 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर देगा 9,450 करोड़। एंड नाउ दिस इज़ योर आंसर। ये जो आपको आया रेड वाला, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो अब आप देखो अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे कहता है कि कैलकुलेट करना आपको यूजुअली वही बेसिक वही चीज़ रहेगी, बट इस बार मार्केट प्राइस लिखा हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब है कि NVA एट MP आपको कैलकुलेट करना है, और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हो। तो जब आप वैल्यू एडेड मेथड को अप्लाई कर रहे होते हो तो उस टाइम पे ये आपको फॉर्मूले से मिल जाता है, और इसकी मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी मदद से इसमें क्या होगा, तो पहला वाला लिखा हुआ ग्रॉस और ये लिखा हुआ नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, फिर वैल्यू एडेड एडिस, और मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस वो भी रहा कैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अब अगर ये बोल रहे हैं कि भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, तो यूजुअली आपको वही फॉर्मूला याद होना चाहिए जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है इसका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला। सेल्स, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक
ठीक है, और आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब करेंगे ये कि क्वेश्चन में सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स के लिए वापस से वही करना पड़ेगा आपको, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले देखो आउटपुट सोल्ड, आपने ड्यूरिंग द ईयर तकरीबन 800 यूनिट्स बेची हैं प्रोडक्ट की किसी की भी, और उसका प्राइस कितने रुपए का है, 20 रुपये का है। प्लस क्या चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। चलो ये हो गया, ये हो गया GST। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको NIT की ज़रूरत नहीं है तो ये आपका पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसको आप काट सकते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। नेट चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक यहाँ पे है आपका कितना, माइनस का 500, तो ये आपने माइनस का 500 लिया। फिर लिखा हुआ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की कीमत कितनी है आपको, 1000 करोड़ है, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कितने के इक्वल है, 8000 करोड़ के। आप इसको सिंप्लीफाई करो, 8 के गुणा 2 से करोगे 16000 आ गया, माइनस का 500 और माइनस का 8000 करोड़ आ गया। बराबर में कितने बचे, ये बचे 7500 करोड़। क्या बचे, 7500 करोड़, ठीक है। उसको आप यहाँ रख दो। जब आप 7500 करोड़ यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 6500 करोड़ क्वेश्चन का आंसर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने देखो, उसमें कहता है कि वो आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और ये जो रुपीज़ आपको दे रखे हैं वो लाखों में दे रखे हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो पॉइंट है उन पे एक एक करके बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। बट उससे पहले आप देखो कि आपको जो कैलकुलेट करना है आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। क्या कैलकुलेट करना है आपको, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और ये वाली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप वैल्यू एडेड मेथड से ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वापस से वही करेंगे कि ये तो हम फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लेंगे और इसकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो आपको उसके अंदर से डेप्रीशिएशन जो है वो माइनस करना पड़ेगा। बाकी वैल्यू एडेड सेम है, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करना है क्या भला, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हो, उसके लिए आप करने वाले हो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, जो बहुत बेसिक फॉर्मूला कहते हैं हम इसको अपना, और माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि IC, ओके। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसा वैसा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका कि फिक्स्ड कैपिटल गुड्स हैं विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। अब जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं जिन्होंने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है उनको ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स हैं, जो सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे हैं, वो आप सुनना एक बार। 15 लाख रुपए के आपके पास फिक्स्ड कैपिटल गुड्स हैं, जैसे कि मशीनें हैं, फर्नीचर है, ऐसी चीज़ें जो आप कई सालों तक बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हो। 15 लाख उनकी कीमत है, और उनकी जो लाइफ है, उन गुड्स की जो लाइफ है वो कितने की है, 5 साल की है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इस 15 लाख को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 लाख रुपए सालाना हमारी जो एसेट्स हैं वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं आप, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो पहले वाले पॉइंट से आपको क्या मिल गया, डेप्रिसिएशन मिल गया, रॉ मटेरियल। अब बच्चों को आता है कि सर रॉ मटेरियल का क्या इस्तेमाल है, सर रॉ मटेरियल होता है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह लिख दिया 6 लाख। फिर लिखा हुआ आपका सेल्स, सेल्स की कितनी कीमत है, 25 लाख रुपए। फिर आपको लिखा हुआ नेट चेंज इन स्टॉक, वो कितना है, नेगेटिव का 2। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, इसका कोई भी यहाँ यूज़ नहीं है, तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है, इसका कुछ मत करो। अब आप खुद सोचो कि 25 में से अगर 2 गए तो 23 में से 6 गए तो कितने बचे, 17 लाख, ठीक है। और 17 को आप यहाँ पुट कर दोगे तो 17 में से 3 गए तो कितने बचे, 14 लाख। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब आप देखो अपना क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें सिर्फ ये कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है सेल्स, कैलकुलेट सेल्स, दैट इज, और कुछ यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उनको यूज़ करना आपको आना चाहिए, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज वो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट क्या है, सब्सिडीज़ गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट आपको गिवन है। तो इसी माध्यम से जो आपको नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट गिवन है, इसी की हेल्प से आप अपना सेल्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। वो कैसे होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आपने यहाँ लिखा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि वैल्यू एडेड मेथड से आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर पाते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो आप क्या करोगे, डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। वैल्यू एडेड से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप उसके अंदर से नेट
इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस करोगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा और ब्रॉड बनाते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और तोड़ते हैं। अब आप सुनना तोड़ेंगे कैसे, उसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे। हमने इसके साथ कोई भी बदलाव नहीं करा, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट एज इट इज़। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। और बाकी जो लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, तो उसको ऐसे लिख दे रहे हैं। और NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमने सेम टू सेम अपने पास अभी कैलकुलेट करके रखा। अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2000 लाख। क्वेश्चन में आपसे सेल्स तो पूछा है, तो सेल्स तो आप भाई इसकी तो वैल्यू निकालने तो सेल्स को आप सेल्स रखो। फिर आपको दे रखा चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक कहाँ पे है आपका, चेंज इन स्टॉक अगर डायरेक्ट गिवन ना हो तो भैया आपका क्लोजिंग स्टॉक में से आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस करोगे। अब क्लोजिंग स्टॉक है आपका 600 और ओपनिंग स्टॉक है आपका 100, आप उसको इससे माइनस करोगे आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो ये रहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कितने के इक्वल है, 3000 लाख के इक्वल है। माइनस डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही आप किस नाम से जानते हो, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हो। उसके बाद वो आपसे कहता है कि भैया आपको कैलकुलेट करना है क्या, NIT। तो NIT के लिए यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ करना पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, देखो आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, सब्सिडी बचता और प्रॉफिट बचते हैं। प्रॉफिट की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको, उसने नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, माइनस सब्सिडीज़ आपको कितनी दे रखी है उसने, 200 लाख की। ठीक है, 200 लाखों में। ठीक है, अब आप करोगे क्या, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और, 2000 एज इट इज़ है ना, 2000 एज इट इज़, सेल्स आपका एज इट इज़, सही है, प्लस 600 में से 100 गए, 500 एज इट इज़, माइनस 3000 एज इट इज़, माइनस का 700 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस का 200 एज इट इज़। अब इनको सिंप्लीफाई करके इज इक्वल टू इधर भेज देंगे, काम आ जाएगा। तो आपको निकालनी है आपकी सेल्स। अब वो निकलेगी कैसे, इज इक्वल टू, देखो हम इन सारी वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, यानी कि 2000 के पास ले जाएंगे। तो ये 500 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 3000 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 700 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 200 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5000, 5700। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भैया इसका आपस में हैप्पी बर्थडे हो जाए, चेक करो ना आप, इनका आपस में क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे, क्योंकि दोनों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव का। तो कितना आ रहा, 5000 लाख। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है, काफ़ी मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। इससे पहले तो सारे मतलब ऐसे तो एकदम छेदे से मतलब बिल्कुल खुले लिखे हुए थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो डिस्कस किया था, आप खुद देख लो वो कैसा था, ऐसा काफ़ी वक्त लग रहा है। तो पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। कहता है सपोज फॉर्म ए, आपके पास यहाँ ना 3 फॉर्म है, तो हम तीनों फॉर्म्स की बात करेंगे और तीनों फॉर्म्स को ना कोशिश करेंगे एक साथ सिंप्लीफाई कर सकें। यह आपकी होगी फॉर्म ए, यहाँ आप लोगे अपनी फॉर्म बी को, है ना, और यहाँ लोगे आप अपनी फॉर्म सी को। ये कैलकुलेशन के लिए है, बाकी आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो सपोज फॉर्म ए सोल्ड टिम्बर, आप ये समझ लो एक तरह का बांस है, एक तरह का रॉ मटेरियल है। जो टिम्बर शब्द हमने इस्तेमाल किया है एज अ रॉ मटेरियल, इसको इस्तेमाल करेंगे। प्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट, जो आपने जंगलों में प्रोड्यूस करा, टू फॉर्म बी, यानी कि फॉर्म ए ने टिम्बर बेचा फॉर्म बी को 1000 रुपये का। ठीक है, एंड फायरवुड टू कंज्यूमर फॉर फ्यूल 500 रुपये का। ठीक है, तो अब इस हिसाब से पता क्वेश्चन में क्या गिवन, आप मेरी बात सुनना। फॉर्म ए की सेल्स गिवन है, फॉर्म ए की सेल्स गिवन है, और इस बहाने आप फॉर्म बी का परचेज भी निकाल सकते हो। तो फॉर्म ए ने फॉर्म बी को 1000 रुपये का टिम्बर बेचा, और इसी फॉर्म ए ने जो लकड़ी वाला है, जो खाना वाना बनाते, रोटी वोटी बनाते अपने चूल्हे में, ठीक है, उनको 500 रुपये का माल बेचा। अब ये जो 1000 रुपये हैं, ये सब बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म बी के लिए रह जाता, मतलब फॉर्म ए के लिए रह जाता है। तो वो कहता है कि भैया आपने इस हिसाब से ये भी बता दिया कि अगर फॉर्म ए फॉर्म बी को बेच रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये 1000 रुपये फॉर्म बी के लिए क्या किसी की तरह काम करेगा,
परचेज की तरह काम करेगा, और जो परचेज होता है यहाँ पे वो आपके एज आ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आ जाओ आप आगे। फिर वो क्या कहता है, फर्म बी कन्वर्टेड लॉक्स, यानी कि फर्म बी टिम्बर को लॉक्स में कन्वर्ट करा इनटू स्लीपर्स। ठीक है, वो जो लॉक्स थे उनको स्लीपर्स में कन्वर्ट करा एंड पार्टली सोल्ड टू फर्नीचर मेकिंग फर्म सी फॉर 800। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी कुछ माल बेचा है। इन्होंने ये कहा है कि फर्म बी ने फर्म में से 1000 रुपये का टिम्बर खरीदा, उसको उन्होंने लॉक्स बनाया, स्लीपर्स में कन्वर्ट करा, और फिर क्या करा, फर्नीचर बनाने के लिए फर्म सी को बेच दिया। कितने रुपये का, 800 रुपये का बेच दिया। एंड द रिमेनिंग टू प्राइवेट कंज्यूमर 700 रुपये। तो यानी कि फर्म ए ने 1000 और 500 का बेचा, फर्म बी ने 800 रुपये का माल बेचा फर्म सी को, और 700 रुपये का माल बेचा उन्होंने प्राइवेट कंज्यूमर्स को। तो इस हिसाब से जो 800 रुपये हैं ये क्या है, ये परचेज गिवन है किसका, फर्म सी का। एक दूसरे से कनेक्ट है, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, आप चेक कर लो। उसके बाद लिखा हुआ कि फर्म सी सोल्ड फर्नीचर वर्थ 1000 रुपये टू प्राइवेट कंज्यूमर। अब देखो ये सेल कर रहे हैं, इन्होंने कच्चा माल इनको बेचा, उन्होंने उसका कुछ माल बना के इसको बेचा, इन्होंने उसका फर्नीचर बनाया, और 1000 रुपये का माल तो उन्होंने बेच दिया प्राइवेट कंज्यूमर को, और 500 रुपये का माल बेच दिया उन्होंने हमारी भारत सरकार को। तो इस तरीके से जो पूरा लिखा हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, ओके। इस व्यक्ति का परचेज दे नहीं रखा, इस व्यक्ति का जो परचेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले वाले में कहता है कि आपको वैल्यू एडेड निकालना है फॉर्म ए का, फॉर्म बी का, फॉर्म सी का। तो आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो कैसे, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस व्यक्ति की सेल्स 1500 दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे नहीं रखा, तो 1500 तो आ जाएगा किसका, फॉर्म ए का। फॉर्म ए का जो वैल्यू एडेड है वो 1500 है। फॉर्म बी की बात करें तो 8 और 7 1500 में से 1000 गए, कितने रुपए बचे, 500 रुपये बचे। ठीक है, ये फॉर्म बी का वैल्यू एडेड है। फॉर्म सी की बात करें तो इनकी सेल्स है 1500 रुपये, उसमें से परचेस कितना करा, 800 रुपये का, तो इन्होंने कितना वैल्यू एडेड करा, 700 रुपये का करा। तो ये पहले वाले केस का आंसर है तीनों का। फिर सेकंड वाले फेस में उसने कहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये भी आसान है। अब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए जब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपको सेल्स देखनी चाहिए, चेंज इन स्टॉक देखना चाहिए, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन देखना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ सेल्स दे रखी है। 1500 रुपये का माल बेचा है ए ने, 1500 का माल बेचा है बी ने, और 1500 रुपये का माल बेचा है सी ने, जो किसके इक्वल है, जो किसके इक्वल है, 4500 के इक्वल है। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, कि 4500 रुपये का जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका क्वेश्चन नंबर 12वें में जनरेट हुआ। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 और उसका सॉल्यूशन। तो 13वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और कहता है कि भैया 4 लोग हैं इस बार, पहले पिछले वाले में 3 थे, कि 4 प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर नंबर ए, प्रोड्यूसर नंबर बी, प्रोड्यूसर नंबर सी, प्रोड्यूसर नंबर सी। तो हमने इन चारों को इस तरीके से अलग अलग करके लिख लिया, क्योंकि चारों की कैलकुलेशन में ध्यान देना होता है। तो कहता है कि प्रोड्यूसर हैं 4 इकोनॉमी के अंदर, ए सेल्स 300 वर्थ, 300 रुपये मान लो, 300 करोड़ मान लो, 300 लाख मान लो, मर्जी है। ठीक है, तो 300 रुपये वर्थ ऑफ इज आउटपुट टू बी, 200 करोड़ का सी को, और या करोड़ शब्द क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर करोड़ होता है, तो 500 रुपये का किसको बेच दिया उसने, हाउस होल्ड को। ठीक है, तो इसी तरीके से इन सब की सेल्स गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ए की कितनी सेल्स है, तो उस पर गौर देंगे। ए सेल्स 300 वर्थ ऑफ इज आउटपुट टू बी, उसने 300 का माल बी को बेचा, 200 रुपये का माल उसने सी को बेचा, और एंड 500 रुपये का माल उसने हाउस होल्ड सेक्टर उसको बेचा। तो टोटल ये ए की सेल आपको गिवन है, और इस ए की सेल में छिपी हुई है बी की परचेज और सी की परचेज। ठीक है, अब बात करेंगे क्या है। अब इसने 300 रुपये का माल बी को बेचा था, इधर आ जाओ पहले। इसने 300 रुपये का माल, ए ने जो है 300 रुपये का माल बी को बेचा, तो वो बी के लिए परचेज है। ए ने 200 रुपये का माल सी को बेचा, तो वो सी के लिए परचेज है। ठीक है, उसका अगर आगे बात करें तो कहता है, यहाँ तक हो गया, द सेल्स ऑफ बी, ए सी डी, यानी उसने तीनों लोगों को बेचा, उसने ए को भी बेचा है, तो हमें ए की भी परचेज निकालनी पड़ेगी। पी यू आर का मतलब है परचेज से। तो बी ने भाई ए को माल बेचा है कितने का, 400 का, तो 400 यहाँ लिखे। तो फिर इस हिसाब से हम इसकी सेल से लिख लेंगे 400। ठीक है, ये रहा 200 और 300, 200 और कितने, 300। ठीक है, तो इसने 400 रुपये का माल बेचा है ए को, बी ने सी को कितने का बेचा है, 200 का, तो सी का परचेज निकाल लो। डी का परचेज यहाँ निकालेंगे इसका। ठीक है,
डी का परचेज कितने का है 300 का। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि भाई ए ने पहले ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, तो उससे इसका परचेज निकला, ये इसका परचेज हो गया। फिर बी ने ए को बेचा, सी को बेचा और डी को बेचा, इस तरीके से निकल गया। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे रेस्पेक्टिवली सी सेल्स टू ए बी डी, ये तीनों को बेच रहा है। जो सी है ए को भी बेच रहा है, बी को भी बेच रहा है, डी को भी बेच रहा है। कितना कितना बेच रहा है, ए बी डी को 100 ईच। क्या लिखा हुआ है 100 ईच, यानी कि 100 का माल उसने सी से खरीदा, 100 का माल इसने सी से खरीदा और 100 का माल इसने भी सी से खरीदा। फिर साथ में लिखा हुआ है सेल्स बाई सी ई टू हाउस होल्ड आर वर्थ 900। इसने उसके अलावा जो सी की सेल्स है, इसने 300 का तो माल बेच दिया ए बी सी को, साथ में 900 रुपये का माल बेचा किसको, हमारे किसको, ये हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, फिर डी की बात करते हैं। डी सेल्स ऑफ हाउस होल्ड कितने 700 रुपये बस, और 300 रुपये का एक्सपोर्ट करा, 200 रुपये का माल बिना बिके रह गया। तो अगर इसकी सेल्स निकालते हैं तो इसकी सेल्स तो मोटी मोटी है भाई साहब, 700 का माल हाउस होल्ड सेक्टर को, प्लस 300 का माल एक्सपोर्ट करा, प्लस 200 का माल बिना बिके रहेगा, जिसको आप अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं, जिसको आप एज अ क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रीट कर सकते हो। बट स्टिल इसको मैं रेड मार्कर से, रेड पेन से दिखा दे रहा हूँ कि ये जो है थोड़ा सा ये वो वाला है जो बिका नहीं है, जो अनसॉल्व्ड है, बेचना चाहा बट उस साल नहीं बिक पाया। तो इस तरीके से थोड़ी घुचड़ मुचड़ के साथ हमें चारों की मतलब बेसिक कैलकुलेशन मिली। अब वो कहता है कैलकुलेट करो वैल्यू एडेड ए बी सी डी सबका। तो हमें क्या निकालना है, सबका, हमें सबका निकालना है वैल्यू एडेड। आ जाओ जी, वैल्यू एडेड निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये जो परचेज है ये आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन का काम करेगा। तो आपने अपने सेल्स में से, यानी कि 3 2 5 और 5 10 में से ये 5 घटा दिए, तो ए का जो है वो वैल्यू एडेड निकल गया। अगर बी की बात करते हैं तो 4 2 6 और 3 9, 9 में से 4 गए 5, ठीक है, ये बी का निकल गया। ये हो गया 12, 12 में से 4 गए 8, और ये कितने हैं, सेल्स की 1000 रुपये की 200 रुपये का चेंज इन स्टॉक, तो 1200, 1200 में से 400 गए तो कितने बचे 800। तो ये आपके पहले सबसे पहले फर्स्ट फेज का आंसर निकला, जिसमें आपने कितना कितना निकाल दिया 500 500 800 800। फिर वो कहता ऑल ऑफ दैम टुगेदर। ऑल ऑफ दैम टुगेदर का क्या मतलब है, लिख देते हैं चलो इस बात को भी। उसने बोला है सेकंड वाले फेज में, आपका फर्स्ट फेज था ऑल ऑफ देम टुगेदर, वो कितना कितना आएगा, सबको जोड़ दो, 500 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 800 बराबर में कितना आएगा, बराबर में कितना आएगा 2600 का आंसर। चेक कर लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14, और जिसमें कहता है कि फॉर्म ए सोल्ड रॉ मटेरियल टू फॉर्म बी। इट्स ए नॉर्मल थिंग, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि फॉर्म ए ने बस माल बेचा फॉर्म बी को 1000 रुपये का, एंड टू फॉर्म सी 600 रुपये का। ठीक है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे 3 फॉर्म्स हैं इस बार, तो हमें तीनों फॉर्म के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये है हमारी फॉर्म ए, यहाँ है हमारी फॉर्म बी, और यहाँ है हमारी फॉर्म सी। तीनों फॉर्म है, ठीक है। अब अगर बात करें इनकी सेल्स की, ठीक है, यहाँ पे बात करें इनकी सेल्स की, तो सेल्स के हिसाब से वो ये कहता है आपसे कि फॉर्म ए, दिख रहा है ना क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सीधा करने की जरूरत है क्या, थोड़ा सीधा हो जाए, ठीक है। तो ये कहता है यहाँ पे कि भाई फॉर्म ए सोल्ड रॉ मटेरियल टू फॉर्म बी, 1000 रुपये का तो उसने फॉर्म बी को बेचा, 600 रुपये का उसने फॉर्म सी को बेचा। तो इस हिसाब से इसका परचेज़ हमें गिवन है 1000 रुपये का, और इसका भी परचेज़ हमें गिवन है कितने रुपये का, 600 रुपये का, ठीक है। फिर आगे अगर बात करें तो फॉर्म बी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट पार्शली टू प्राइवेट कंज्यूमर फॉर 800 एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट वर्ड एक्सपोर्ट। अब इसने भी सेल करी है, इसने क्या सेल करी है, इसने 800 रुपये का माल तो बेचा है प्राइवेट कंज्यूमर्स को, ठीक है, और 600 रुपये का माल बेच उसने करा है एक्सपोर्ट, यानी कि बाहर बेचा है विदेशियों को। फॉर्म सी ने अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट को बेचा 500 का फॉर पब्लिक कंजम्पशन, एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट वर्थ 500 वॉज अनसोल्ड। अगर इसके मैं सेल्स की बात करता हूँ तो इसका सेल सिर्फ कितना गिवन है 500 का, प्लस 500 रुपये का माल इसका कैसा रह जाता है, अनसोल्ड रह जाता है, जो ड्यूरिंग द ईयर नहीं बिक पाता। तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख ज़रूर देता हूँ कि सेल्स का पार्ट है, बट वो सेल्स का पार्ट नहीं है, वो अनसोल्ड स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक की तरह वो यहाँ पर ट्रीट होगा। तो सबसे पहले वाले इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर से क्या बोला है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको इसका वैल्यू एडिड निकालना है।
तीनों का। सही है, क्या निकालना है? वैल्यू एडेड निकालना है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले और 3 डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि ये तो बहुत आसान है। अगर फॉर्म ए के प्रॉस्पेक्टस से बात करें तो फॉर्म ए ने कुछ भी नहीं खरीदा, तो यानी कि फॉर्म ए का जो परचेज है वो कितना है? 0 है। उनका मात्र 1600 रुपये, उनका मात्र 1600 रुपये ही ऐसा है जो कि उन्होंने वैल्यू एडेड किया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो उनके सेल्स कितने? 14 में 400 हज़ार गए तो कितने बचे? 400 रुपये बचे। तो ये पहले वाले का वैल्यू एडेड है फॉर्म ए का, ये फॉर्म बी का वैल्यू एडेड है। और अगर इधर बात करते हैं तो 1000 में 600 गए, कितने बचे? 400। आप इसको कैसे लिख सकते हो? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तब आपका क्या आ जाएगा? 400 रुपये आ जाएगा। क्योंकि ये इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड वाले में उसने क्या बोला है? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो अब हम कैसे निकालेंगे? देखिए कंज्यूम कौन करता है? बेसिकली कंज्यूम करता है हमारा भला कौन? हाउस होल्ड सेक्टर के लोग कंज्यूम करते हैं, जिसको आप कंज्यूमर्स भी कहते हो। अगर आप देखते हो तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा कि फॉर्म ए ने बेचा इसको बी। देखो अब मैं पूरा अगर लैंग्वेज पढ़ूँ तो मैं आपको एक कंजम्पशन शब्द जो ना जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ वहाँ हम ये टिक मार लेंगे। फॉर्म ए सोल्ड रॉ मटेरियल टू फॉर्म बी फॉर 1000 रुपये एंड टू फॉर्म सी 600 रुपये। फॉर्म बी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट पार्शली टू प्राइवेट कंज्यूमर्स, ठीक है, कितने रुपये का? 800 रुपये का। तो कंज्यूमर्स को तो उनको बेचा, जो कंज्यूमर होता है वो कंज्यूम ही करता है, उसका कंजम्पशन करता है। रिमेनिंग प्रोडक्ट उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया 600 का। फॉर्म सी ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट 500 फॉर पब्लिक कंजम्पशन, ये भी क्या लिखा हुआ? फॉर पब्लिक कंजम्पशन, कितने रुपये का? 500 का। और बाकी उनका 500 रुपये का सामान कैसा रह जाता है? अनसोल्ड रह जाता है। तो इस हिसाब से 800 रुपये का ये वाला और 500 रुपये का ये वाला, 800 प्लस 500 कितने रुपये हो गए आपके? 1300 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऊपर वाले ये हैं 1600, 400, 400 और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा आपका भला? 1300 रुपये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा वैल्यू एडेड और ये वाली वीडियो हो जाएगी डन। इसके बाद आपको मिलेगा इनकम मेथड। अब आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन बाकी से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में बात करेंगे और उसको पढ़ेंगे क्या है ये। कहता है साहब आपके पास हैं 4 इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर ए बी सी एंड डी आर 4 इंडस्ट्रीज़। तो ठीक है, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी और यहाँ हो गया डी। तो आपके पास 4 इंडस्ट्रीज़ हुई। यहाँ गिवन जो है चीज़ें वो बड़ी डिफरेंट तरीके से गिवन है इस बार, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहता है कि ए सेल्स टू बी फॉर 20,000, ठीक है। तो ए का सेल दे रखा है, कितना दे रखा है? 20,000 सेल दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बी का परचेज़ कितना मान लेंगे फ़िलहाल के लिए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20,000, ठीक है। टू बी हुज वैल्यू एडेड इज़ कितना? 40,000। ए सेल टू बी फॉर 20,000 हुज वैल्यू एडेड इज़ 40,000। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में बी का जो वैल्यू एडेड है वो आपको गिवन है, जो कितने के इक्वल है? 40,000 के इक्वल गिवन है, ठीक है। सेल्स हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी एंड अनदर हाफ टू डी। इसका क्या मतलब है? अगर हम इनकी सेल की बात करते हैं तो बी ने जितना भी सेल करा है वो हम निकाल सकते हैं कितना सेल करा, उसका आधा उसने बेचा है सी को और आधा बेचा है किसको? डी को। अगर डी की बात करें तो डी हुज वैल्यू एडेड 30,000, डी का वैल्यू एडेड कितना है? चेक करो, डी का वैल्यू एडेड है कितना? 30,000, ठीक है। सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू फाइनल प्रोडक्ट फॉर कितना? 1,30,000, ठीक है। यहाँ पे इसकी सेल्स दे रखी है, इसकी सेल्स कितनी है? 1,30,000 रुपये। उसके बाद एक क्वेश्चन शायद मैंने अधूरा तो नहीं लिख दिया, एक बार देखें इसको क्वेश्चन को पूरा, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी सही मिल नहीं रही मेरे को। अगर होगा तो दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे है इस तरीके से, नहीं सही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है। जितना लिखा सही लिखा है। ए बी सी डी 4 इंडस्ट्रीज़ हैं। ए सेल्स करता है बी को 20,000 का, तो बी का ए का सेल्स हो गया, बी का परचेज हो गया। हुज वैल्यू एडेड इज 40,000, बी का वैल्यू एडेड कितना है? 40,000 है। सेल्स हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी एंड अनदर हाफ टू डी। तो इस हिसाब से उसने मतलब इस बी ने अपने सेल्स का आधा बेचा है सी को, आधा बेचा है डी को। सी सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू डी, सी ने अपना सारा का सारा जितना ये माल बेचा है, सी का जो सेल्स होगा वो यहाँ जो होगा सी का परचेज वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसका परचेज भी हम यहाँ लिखेंगे। सी ने अपना सारा माल इसको बेचा, तो ध्यान रखिएगा इसने आधा इसको, आधा इसको, इसने सारा का सारा इसको। डी का वैल्यू एडेड कितना है? 30,000 है और इसकी सेल्स कितनी दे रखी है? 1,30,000। हमें सी का वैल्यू एडेड फाइंड करना है, दैट्स इट। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा जस्टिफाई करते हो, इसी चीज़ को खाली, अगर मैं डी से शुरू करता हूँ
मुझे इसका परचेज़ निकालना है। परचेज़ का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो हमें पता है, मैं इस कॉपी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को समझा सकें। देखो भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडेड का, इसके वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होगा आपके सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इसका वैल्यू एडेड है कितने का, 30,000 का है। इसकी सेल्स कितने की है, 1,30,000 की, माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को तो इधर ले जाओ और इस 30,000 को इधर ले जाओ, तो 1,30,000 माइनस के कितने 30,000, तो क्या आउटपुट निकल कर आया, चेक करो ना क्या आउटपुट निकल कर आया, 1,00,000 रुपये। ये क्या निकल गया, 1,00,000 रुपये क्या निकल गया, डी का परचेज़। यानी कि अगर डी के इंटरमीडिएट परचेज़ की बात करते हैं, डी के इंटरमीडिएट परचेज़ की बात करते हैं तो वो कितना आता है, 1,00,000 रुपये। ये बात करीब हमने डी के रेस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे ऐसी ही चीज़ किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बी की इन्फॉर्मेशन भी कुछ आधी अधूरी दे रखी थी। अगर हम इसके वैल्यू एडेड की बात करते हैं, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, इधर आ जाओ। अगर हमें इसका वैल्यू एडेड निकालना है, इसका वैल्यू एडेड निकालना है तो क्या करोगे, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसका वैल्यू एडेड कितना दे रखा है, चेक करो, 40,000, ठीक है। हमें इसका सेल्स निकालना है और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसने परचेज़ कितने का कर रखा है, मात्र 20,000 का। तो इस 20,000 को इधर भेज दो, तो कितना निकल गया इसका सेल्स, 60,000 का। कितना निकल कर आ गया, चेक करो, 60,000 रुपये इसकी सेल्स आ गई। इसकी सेल्स जान लेनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि इसने कहा था जो बी की सेल है कितने रुपए की, 60,000 रुपये की। उस 60,000 का आधा उसने इसको बेचा था और 60,000 का आधा उसने इसको बेचा था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो 1,00,000 रुपये लिखे हुए हैं इसमें दो अमाउंट इंक्लूड हैं, एक तो इसके वाले 30,000 रुपये और एक इसके वाले 60,000 रुपये, और थोड़ा बहुत उसने साइड से भी हो सकता है ख़रीदा हो। इसको इसका परचेज़ मिल गया। अब आप सुनो, 1,00,000 में से देखो मैं यहाँ पर डिफरेंस कर दे रहा हूँ उसका, ये 1,00,000 रुपये है ना, उस 1,00,000 में से 30,000 का माल उसको किसने बेचा, क्योंकि सी ने अपना सारा का सारा माल जो बेचा है, वेट मैंने गलत बोल दिया, आप मेरी बात सुनो, इस बी ने 60,000 का आधा माल इसको बेचा, आधा माल इसको बेचा, तो 60,000 का आधा कितना हो गया, 30,000 हो गया। ये बचे 70,000 किसके, चेक करो ना, ये जो बचे 70,000 हैं वो किसके हैं, ये माल बेचा होगा इसने। मैं उसको दोबारा से कर दे रहा हूँ। हमने करा क्या है, हमने पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो निकाला, बाकी तो सब हमने कैलकुलेट करा है। डी का वैल्यू एडेड गिवन था, सेल्स गिवन था, तो वैल्यू एडेड और सेल्स के बीच का डिफरेंस निकाल के हमने इसका परचेज़ निकाला। फिर हमने बी के वैल्यू एडेड और परचेज़ में से सेल्स निकाला। सेल्स का आधा उसने सी को बेचा और उसी सेल्स का आधा उसने डी को बेचा। अब डी ने टोटल 1,00,000 का माल खरीदा, जिसमें से 30,000 का माल खरीदा उसने फ्रॉम बी, बचे हुए 70,000 का माल खरीदा उसने फ्रॉम सी, ठीक है। हो तो दोबारा से इसको आप देख लेना, अगर डाउट होता तो हम इसको दोबारा बता देंगे। अगर इसका वैल्यू एडेड हमें निकालना है, किसका, अगर हमें सी का वैल्यू एडेड निकालना है तो आप खुद हिसाब लगा लो कि सेल्स में से अगर हम 30,000 के परचेज़ को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस है, 40,000। दिस इज़ योर आंसर। है क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया, तो ये उससे डिफरेंट है। अब इसके बाद आपको इनकम मेथड्स पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें 16 से लेकर आप कितने डिस्कस करोगे, 16 से 22, 25, 26 तक, ठीक है। चलो मिलो आगे, थैंक यू।